subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the proton pump inhibitors and these are the anti-ulcer drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के या पीपीआईज के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो बहुत ही पोटेंट और बहुत ही यूज़फुल ड्रग हैं आपके अल्सर के लिए। हम फ्रिक्वेंटली इसको एंटी अल्सर ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा रेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब ड्रग इसी क्लास में आते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो बात करना पीपीआईज की, तो उनमें जो ड्रग हैं वो आते हैं आपके प्राजोल्स। जितनी भी प्राजोल्स हैं आपके ओमेप्राजोल्स, आपके इस्मोप्राजोल्स, लेंसोप्राजोल्स, रेप्राजोल्स, इलेप्राजोल्स, पेंटाप्राजोल्स, तो ये जितनी प्राजोल्स हैं ये आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो क्लासिकली हम एंटी अल्सर ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। ये एक तरीके से जो H2 ब्लॉकर का रिप्लेसमेंट है। H2 ब्लॉकर पहले आया था पीपीआई से। H2 ब्लॉकर मीन्स हिस्टामिन रिसेप्टर टाइप 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, जिसमें आपके रेंटिडिन, सिमटिडिन वगैरह आते हैं। उनसे ये बेहतर ड्रग के रूप में यूज़ होते हैं ऐसे एंटी अल्सर ड्रग के रूप में। ये किसी रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते, ये काम करते हैं क्लासिकल एंजाइम्स पे या पंप पे, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप, जो है एक तरीके से हाइड्रोजन पोटेशियम प्रोटॉन पंप या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपके ड्रग्स हैं वो एक तरीके से एंटी अल्सर ड्रग्स हैं या एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स हैं। क्योंकि बात करें एसिड सिक्रेशन की, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में जो स्टमक है, स्टमक में जो आपके पैरेटल सेल्स हैं, पैरेटल सेल्स में आपके जो एपिकल मेम्ब्रेन है, उस एपिकल मेम्ब्रेन में आपके H+K+ एटीपेस पंप होते हैं, जो एक तरीके से आपके जो गैस्ट्रिक ल्यूमेन हैं उनमें आपके H आयन और पोटेशियम आयन को एक तरीके से एक्सचेंज करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक तरीके से ये जो है H आयन को आप गैस्ट्रिक ल्यूमेन में पहुंचाता है, जिससे जो आपके H आयन का कंसंट्रेशन है आपके गैस्ट्रिक ल्यूमेन पे वो बढ़ जाता है, जो वहाँ पे प्रेजेंट Cl के साथ में आपके रिएक्ट करके क्या होता है HCl। तो एक तरीके से ये बेसिक प्रोसेस है, बेसिक स्टेप है आपके HCl सिक्रेशन का। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स हैं इसी एंजाइम्स पे, इसी पंप पे अटैक करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं। इनके जो ट्रांसफर प्रोसेस है आपके पोटेशियम और हाइड्रोजन को वो ब्लॉक करते हैं, उससे HCl का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। सो दीज ड्रग्स आर द पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेस पंप इनहिबिटर्स एंड दे इनहिबिट इरिवर्सिबली। एक तरीके से कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं इनके जो सल्फाइड्राइल ग्रुप के साथ में और उसको ब्लॉक करते हैं। तो ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स हैं, ये कम्प्लीटली आपके पंप को ख़राब कर देंगे, लॉस कर देंगे। लेकिन ये पंप जो है आपके 18 घंटे बाद वापस रीजनरेट हो सकते हैं, तो उतना इशू नहीं है। इनमें से केवल एक ड्रग है लेंसोप्राजोल, जो कि पार्शली रिवर्सिबल है, वो कुछ हद तक रिवर्सिबली बाइंड करता है और वापस उससे हट जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं आपके ड्रग की। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, खासकर हम बात करेंगे ओमेप्राजोल के बारे में, क्योंकि ये आपके प्रोटोटाइप ड्रग है जो कि बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, बात करें इनकी फार्माकोलॉजी की, सो जो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दे इनहिबिट द प्रोटॉन पंप और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप दैट प्रेजेंट इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पैरेटल सेल्स एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ द HCl। क्लियर है। अब आते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में। सो ओमेप्राजोल और पीपीआई सप्रेस द एसिड सिक्रेशन इन डोज डिपेंडेंट मैनर। ये डोज बढ़ते जाएंगे, उनका जो एसिड का सिक्रेशन है वो भी कम होते जाएगा। ठीक है, एंड दे डू नॉट इफेक्ट और हैव ए वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन पेप्सिन, IF मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर और गैस्ट्रिक जूस वॉल्यूम, अनलाइक द H2 ब्लॉकर्स। जो H2 ब्लॉकर्स हैं, H2 ब्लॉकर्स बेसिकली आपके पेप्सिन्स को भी, आपके जो IF है, गैस्ट्रिक जूस वॉल्यूम है, उनको भी कम करता है, उनके सिक्रेशन को। लेकिन आपके पीपीआईज जो हैं उन पे उतना अफेक्ट नहीं करता। और सिमिलर H2 ब्लॉकर दे डू नॉट अफेक्ट ऑन द GI मोटिलिटी, ये GI मोटिलिटी को भी इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, आपके दे डू नॉट अफेक्ट द कोलिनर्जिक एंड हिस्टामिनर्जिक ट्रांसमिशन। जो आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है या H2 ब्लॉकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके हिस्टामिनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम के जो ट्रांसमिशंस हैं उनको कम करते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर है, ये कोई रिसेप्टर्स ब्लॉकर नहीं है, इसलिए इनके जो पाथवेज हैं उनको ये इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं दे एबोलिश द HCl सिक्रेशन बोथ इन रेस्टिंग स्टेज एज वेल एज स्टिमुलेटेड बाय द फूड्स। तो ये आपके फूड के प्रेजेंस में जो एसिड का सिक्रेशन होगा
उसको भी कम करता है, या रेस्टिंग कंडीशन में जो बढ़ता है उसको भी कम करता है, दोनों को ये कम कर सकता है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द पीपीआईज। एंड बात करें ओमेप्राजोल्स की, तो ओमेप्राजोल्स इनएक्टिव एट द न्यूट्रल पीएच, ये न्यूट्रल पीएच पे इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मीडिया का पीएच है, एरिया उस साइड का पीएच आपके एसिडिक नेचर का हो, क्योंकि ये ड्रग है तो बेसिक, आप इस ड्रग को लोगे, ड्रग लेने के बाद ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा आपके जीआईटी साइड से, उसके बाद पहुँचेगा ब्लड पे, ब्लड में पहुँचने के बाद ये घूमते फिरते पहुँचेगा आपके मेन साइट पे, आपके स्टमक के जो पैरेटल सेल्स हैं उसके पहुँचेगा एपिकल मेम्ब्रेन पे। वहाँ पे जो नेचर है आपके मीडिया का या उस कंटेंट का, वो होता है एसिडिक नेचर का होता है। उस एसिडिक पीएच पे लेस देन pH 5, उस pH पे ये जो ड्रग्स हैं वो आयनाइज्ड होते हैं, वो आपके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट्स होंगे, और आयनाइज होने के बाद वो वापस डिफ्यूज़ बैक नहीं होते हैं आपके ब्लड पे, वो वहीं पर रहते हैं। इसलिए वहाँ पे सिलेक्टिवली जाके उसी साइट के जो आपके H+K+ एटीपेस पंप हैं उस पर जाके बाइंड करते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो एट द pH लेस देन pH 5, ओमेप्राजोल कन्वर्ट्स इनटू द 2 केटाइन चार्ज लाइक सल्फेनिक एसिड एंड द सल्फेनामाइड। ये जो दो ड्रग हैं ये कोलेंटली रेट करते हैं आपके उस साइट्स में एपिकल मेम्ब्रेन के, जो एपिकल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंस H+K+ एटीपेस पंप हैं उसके जो सल्फाइड्रिल ग्रुप है, SH ग्रुप है, उस पर जाके कोलेंटली बाइंड करते हैं, रेट करते हैं और उसको इनएक्टिवेट करते हैं। दे इनएक्टिवेट इरिवर्सिबली, ये इरिवर्सिबली उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है या सिक्रेशन है HCl का, वो आपके कम हो जाता है, जो कि मेन हमारा मोटो है, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक फार्माकोलॉजी। नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द पीपीआईज और ओमेप्राजोल। तो बात करें हम पीपीआईज की, तो पीपीआईज आर एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द इंटेरिक कोटेड फॉर्म। इनको जो बेसिकली हम इंटेरिक कोटेड टेबलेट के फॉर्म में या इंटेरिक कोटेड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आपके ड्रग्स हैं वो एसिडिक पीएच में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसका जो बेसिक पीएच होना जरूरी है, इसलिए इंटेरिक कोटेड टेबलेट लेते हैं ताकि वो आपके गैस्ट्रिक पीएच में, आपके जो बेसिक पीएच में जाके वो डिजोल्व हो और वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है। अगर वो एसिडिक पीएच में जाएंगे तो वो आयनाइज हो जाएंगे, जब वो आयनाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि मीडिया का पीएच बेसिक हो, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, इसलिए हम इसको इंटेरिक कोटेड फॉर्म में देते हैं ताकि वो गैस्ट्रिक पीएच से उस ड्रग के मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो बात करें ओमेप्राजोल्स की, तो बायोअवेलेबिलिटी इसकी है, ये होती है 50% एट द गैस्ट्रिक पीएच। गैस्ट्रिक पीएच पे स्टमक पे इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 50% होती है। अगर पीएच को हम बढ़ाएंगे तो इनका जो आपके एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है 3 to 4 टाइम्स, क्योंकि ये जो ड्रग हैं बेसिक नेचर के होते हैं, इनका पी थोड़ा सा हाई होता है, ये वीक बेसिक होते हैं एक तरीके से। तो और जो बात करें बायोअवेलेबिलिटी की, तो दिस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग्स आर इनहिबिटेड बाय द फूड्स। तो फूड के प्रेजेंस में इन ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए इन ड्रग्स को हम बेसिकली इम्पटी स्टमक में लेते हैं। कभी भी आप एंटी अल्सर ड्रग की जो एंटी अल्सर ड्रग्स हैं या एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स हैं, पीपीआई OH ब्लॉकर हो, उसको आप खाने से पहले ही लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाता है कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे, है ना। तो इसको हम 1 घंटे पहले लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि जब रेस्टिंग कंडीशन में बात करें तो हमारे जो स्टमक का जो H+K+ एटीपेस पंप हैं वो 10% ही अराउंड एक्टिव होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, फूड पहुंचता है हमारे बॉडी के अंदर में, तब वो हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं HCl प्रोडक्शन के लिए। तब ओवरऑल जो उस समय जो आपकी एक्टिविटी है H+K+ एटीपेस पंप की वो बढ़ जाती है। तो उस समय आपका जो ड्रग है वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए खाने से 1 घंटे पहले लेते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी के समय, उसके एक्टिव होने के समय उस एंजाइम के वो वहाँ पे प्रेजेंस रहे और उसको ब्लॉक करे और एसिड सिक्रेशन को कम से कम कर सके, ठीक है। सो एंड दिस मेटाबोलाइज्ड बाय द metabolic enzymes like CYP, cytochrome P50 dependent, 2C19 and 3A4। तो ये आपके इन एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होते हैं। एंड ओमेप्राजोल इज द मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर, ये आपके मेटाबॉलिक एंजाइम को भी इनहिबिट कर सकता है, खासकर 2C19 को, और उनसे होने वाले जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसको भी कम कर सकता है। दे अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स विच मेटाबोलाइज्ड बाय द 2C19 फैमिली। And it also decrease the oxidation of some drugs like diazepam, phenytoin and warfarin। तो एक तरीके से ये मेटाबॉलिज्म को कम करता है।
तो उन ड्रग्स के जो एक्टिव उनके जो उन ड्रग्स के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कम होंगे और अनचेंज फॉर्म बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली फ्री ड्रग कंसंट्रेशन या फिर जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो बढ़ जाता है उन ड्रग्स का, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, उससे उनकी थेरेपेटिक कंसंट्रेशन से भी हाई हो सकता है, मीन्स टॉक्सिक रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ADR की, साइड इफेक्ट्स की। तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर भी ये साइड इफेक्ट्स देंगे। नॉर्मली ये नहीं देते हैं, बहुत ही सेफ ड्रग हैं, सेफर ड्रग हैं, केवल छोटे मोटे जो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह ये होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इट मे कॉजेस एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस ड्यू टू द कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। ये अगर लॉन्ग टर्म पर लेंगे तो थोड़ा सा ट्यूमर बन सकता है, बहुत रेयरली बन सकते हैं, कई लोग बनते नहीं हैं, तो रेयर होता है। तो ये एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस कर सकता है, मीन्स आपके जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। उसके अलावा इट में डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन दैट में लीड टू द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड द गायनेकोमैस्टेसिया। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम कर सकता है लॉन्ग टर्म पे, तो उससे आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो सकती है या फिर आपके गायनेकोमैस्टिया भी हो सकता है, मीन्स आपके एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी आपको मिल सकता है आपके मेल पे। उसके अलावा इट डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, देयरफॉर इट में कॉज द ऑस्टियोफोरोसिस। तो ये कुछ मेन साइड इफेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे ओमेप्राजोल का तो हो सकता है। बाकी ड्रग की बात करें तो बाकी जो और ड्रग हैं तो बात करते हैं बाद में, पहले बात करते हैं हम लोग इसके यूज़ की। सो दिस कैन बी यूज इन द पेप्टिक अल्सर या ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर या फिर जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम। ठीक है, जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम में ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है। ठीक है, इसे प्रेफरली हम लोग लेते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ ट्यूमर गैस्ट्रोमा प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर में, आपके जीआई पार्ट में, उससे जो है आपके गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। गैस्ट्रिन बढ़ने की वजह से जो है ये एसिड सिक्रेशन को इन्हेंस करता है, तो उसको रोकने के लिए हम PPIs प्रेफरली यूज़ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम। याद रखिए, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एंड इट आल्सो यूज इन GERD में भी यूज़ करते हैं, एंड एस्पिरेशन निमोनिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्जरी के दौरान, लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया के दौरान। ठीक है, सो ये बेसिक यूज़ हैं। बात करते हैं कुछ और ड्रग की, जैसे कि आपका इस ओमेप्राजोल। तो ये एक तरीके से एस एनेंशियोमर है आपके ओमेप्राजोल्स का, ये भी उतना ही इफेक्टिव होता है, लेकिन इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है थोड़ी सी अधिक होती है। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है T½ है, थोड़ा सा हाई होता है, और ये बेटर आपके GERD में, मीन्स गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल ही ऐसा ड्रग है जो कि पार्शियली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है आपके इस रिसेप्टर्स का, इस एंजाइम्स का, पंप का। ठीक है, बाकी सब इरिवर्सल हैं, एंड दे हैव लेजर साइटोक्रोम P50 डिपेंडेंट इनहिबिटर्स। बाकी जो और ड्रग हैं, न्यू ड्रग हैं, वो सारे जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं आपके C2C19 या जो और हैं, उनको कम से कम इनहिबिट करते हैं, इसलिए बाकी के साथ में ड्रग इंट्रैक्शन कम होता है, इन पे हाई होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट आपका पेंटोप्राजोल की। तो ये आपके पेंटोप्राजोल जो हैं आपके एसिड स्टेबल हैं, मतलब ये गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो उस तरीके से इनका जो बायोअवेलेबिलिटी है आपके स्टमक पे हाई होगा। ठीक है, और जो आपके एस पेंटोप्राजोल्स हैं एक तरीके से एक्टिव एनेंशियोमर हैं, जो कि रेसमेट से भी अधिक एक्टिव होता है। फिर ये रेप्राजोल भी न्यू ड्रग है, ये आपके फास्ट एसिड सप्रेशन है, सबसे फास्ट एसिड को सप्रेस कर सकता है, क्योंकि इसका जो pKa थोड़ा सा हाई होता है, बेसिक होता है, इसलिए जब वो ब्लड में पहुंचता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जब पहुंचता है आपके साइट पे, तो उस साइट पे जो एसिड मीडिया के कारण वो इजीली फास्टली आयनाइज्ड हो जाता है उसके एक्टिव स्पीसीज पे, और आपके रिसेप्टर को, आपके एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, और उससे जो एसिड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द PPIs, मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स and their pharmacology. And if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.